Hey guys, this is Dave Upal Jain making taxation easy for you और आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर कॉल्ड एज व्हाट एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, तो आज के जो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, एग्रीकल्चर इनकम। और मैं इसको बेसिक के बाद पढ़ाना ज्यादा प्रेफर करती हूँ बिकॉज उसमें टैक्स रेट्स है, तो आपको लगभग सारे टाइप के जो टैक्स रेट्स है उनका नॉलेज जो है वो अभी हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड। तो चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर इनकम, दैट इज सेक्शन 10(1) एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, अब सबसे पहले क्या बोलता है बेटा, टोटल एग्जेम्पशन। टोटल एग्जेम्पशन का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर इनकम जो है वो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट होती है, इसमें कोई रेशो नहीं है। ठीक है, अगर कोई इनकम एग्रीकल्चर है मतलब वो 100% एग्जेम्प्ट है। ठीक है, अब एग्जेम्प्ट इनकम कभी भी टोटल इनकम के अंदर नहीं आती है। ये सिर्फ एग्रीकल्चर की बात नहीं, ये सारी एग्जेम्प्ट इनकम की बात है कि कभी भी वो टोटल इनकम के अंदर नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद बात करता है किसकी बेटा, डेफिनेशन की, कि डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम जो है वो क्या होता है। तो वो कल्टीवेटर्स की इनकम को भी इंक्लूड करता है और वो किसकी इंक्लूड करता है, लैंड लॉर्ड की इनकम को भी इंक्लूड करता है। मतलब तो डेफिनेशन है, पहली बात तो वो क्या है, तो वो बहुत ही ज्यादा वाइड है। ठीक है, कवरिंग द इनकम ऑफ कल्टीवेटर्स, या तो बंदा कोई खुद एग्रीकल्चर कर रहा होगा अपनी खुद की लैंड में, प्लस अगर किसी के पास लैंड है और उसने क्या किया है, रेंट पे दे दिया किसी और को और वो उससे इनकम कमा रहा है, तो दोनों ही एग्रीकल्चर इनकम है। या तो आप खुद से एग्रीकल्चर कर रहे हो या तो अपनी लैंड को किसी और को ट्रांसफर कर रहे हो फॉर सम रेंट, और सामने वाला बंदा उसको एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज कर रहा है, तो वो भी इनकम एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है, अब एग्रीकल्चर की जो इनकम है उसको हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है कि एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 3 तरीके से आ सकती है। ठीक है, अब सबसे पहला क्या बोलता है बेटा, सबसे पहला आपको बोलता है रेंट और रिवेन्यू फ्रॉम। आपको रेंट मिल रहा है या रिवेन्यू मिल रहा है फ्रॉम लैंड इन इंडिया। लैंड कहाँ होनी चाहिए, इंडिया में होनी चाहिए, एंड शुड बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। ठीक है, तो कहीं पर भी एपी लिखा हुआ है तो उसका मतलब है एग्रीकल्चर पर्पस। मैंने लास्ट में चार्ट बुक की लास्ट में लिखा हुआ है कि शॉर्ट फॉर्म का मतलब क्या है। तो एपी का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर इनकम, और सॉरी एग्रीकल्चर पर्पस। और एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, यहाँ पर है एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, तो कहीं पर एपी लिखा होगा मतलब एग्रीकल्चर पर्पस। ठीक है, तो पहली बात तो आप जब लैंड रेंट पे दे रहे हो तो वो लैंड इंडिया में होनी चाहिए, और दूसरी बात ये है उसका कि यूज होना चाहिए सामने वाले के थ्रू फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। ठीक है, अब कुछ नोट है, नोट क्या बोलते हैं, पहला नोट बोलते हैं कि रिवेन्यू का मतलब क्या होता है। रिवेन्यू का मतलब होता है आपको रेंट के अलावा कोई इनकम हो रही है, जैसे कि आपको लीज रिन्यूअल फीस मिल रही है, वो हो गया, तो वो क्या है, रिवेन्यू फ्रॉम लैंड। अब सेकंड बोलते हैं सब लेटिंग ऑफ लैंड। ठीक है, सब लेटिंग मतलब कि आपने एग्रीकल्चर लैंड को रेंट पे दिया और वापस से किसी को क्या बोलते हैं, रेंट पे दे दिया। मतलब पहले किसी और से लिया और उसके बाद आपने उसको किसी और को रेंट पे दे दिया। ठीक है, तो वो क्या है, सब लेटिंग ऑफ लैंड। सब लेटिंग ऑफ लैंड फॉर व्हाट बेटा, एग्रीकल्चर पर्पस, वो भी क्या है, हमारी एग्रीकल्चर इनकम। अगर आपने सब लेटिंग एग्रीकल्चर पर्पस के लिए किया तो वो भी हमारी एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 3, रेंट कैन बी इन मनी और काइंड। रेंट जो है वो मनी में भी हो सकता है और काइंड में भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको क्या बोलते हैं 10 बोरा क्या बोलते हैं गेहूं मिल गया आपकी क्या बोलते हैं रेंट के बदले, तो वो भी आपका रेंट में काउंट होगा और 10 बोरे गेहूं की जो मार्केट वैल्यू है वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है कि अगर मेरे को लैंड से रेंट आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, और लैंड अगर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज की गई है तो वो अपना क्या है, एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 बात करता है इनकम कनेक्टेड विद लैंड। कि जो इनकम है ना सर वो क्या है, कनेक्टेड है किसके साथ, लैंड के साथ। तो अगर इनकम कनेक्टेड है लैंड के साथ तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि अगर आपको क्या बोलते हैं आपके पास एक लैंड है, ठीक है, तो उस लैंड से आपको 3 तरीके की इनकम जो है वो हो सकती है। ठीक है,
पहली इनकम क्या है, नॉर्मली एग्रीकल्चर इनकम, कि आप एग्रीकल्चर ऑपरेशन करके, आप एग्रीकल्चर ऑपरेशन करके लैंड से इनकम कमा रहे हो, तो उसको बोलते हैं अपन एग्रीकल्चर इनकम। तो सर एग्रीकल्चर ऑपरेशन क्या होता है? तो एग्रीकल्चर ऑपरेशन का मतलब होता है बेसिक ऑपरेशन प्लस सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। ठीक है, मतलब अगर आपने लैंड में बेसिक ऑपरेशन किए, जैसे कि कल्टीवेशन ऑफ लैंड किया, टिलिंग और सोइंग ऑफ लैंड किया है, प्लांटिंग ऑफ लैंड किया, और वहां से आपको कोई इनकम हो रही है, तो उसके बोलते हैं क्या, बेसिक ऑपरेशन। सब्सिक्वेंट मतलब कि ऐसे ऑपरेशन जो कि बेसिक ऑपरेशन से कनेक्ट करके करते हैं, जैसे कि आपका विडिंग हो गया या डिगिंग हो गया, तो उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। तो ये दोनों जो है वो एग्रीकल्चर ऑपरेशन है। तो अगर आपको इससे भी कोई इनकम हो रही है तो वो एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर पॉइंट क्या बोलता है, मैंडेटरी प्रोसेस टू मेक द प्रोड्यूस मार्केट फिट। ठीक है, कि मार्केट फिट बनाने के लिए अगर आपको कोई प्रोसेस करना पड़ रहा है किसी भी क्या बोलते हैं प्रोड्यूस के ऊपर, किसी भी क्रॉप के ऊपर, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर ऑपरेशन। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं भी वो प्रोसेस करते हो तो भी वो प्रोडक्ट मार्केट में बिक सकता है, उसमें आप भी उसको रिफाइन कर रहे हो, तो फिर वो एग्रीकल्चर नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आलू, आपने आलू उगाया, तो आलू के डायरेक्टली मार्केट में बिक सकता है, बिल्कुल बिक सकता है, क्या दिक्कत है उसको बेचने में। तो अब आप आलू का चिप्स बना देते हो, या आप क्या बोलते हैं आलू का सैंडविच बना देते हो, तो वो तो आलू ओरिजिनल भी मार्केट में बिक सकता था, उसके बाद भी आपने उसको प्रोसेस किया, तो जो आपका नेक्स्ट प्रोसेसिंग है वो एग्रीकल्चर नहीं है। ठीक है, बट अगर आप क्या बोलते हैं पैडी लेके आते हो, ठीक है, पैडी जो आपका भी मार्केटेबल प्रोडक्ट नहीं है, अब लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप उसको क्या बोलते हैं कन्वर्ट कर रहे हो राइस में, तो राइस जो है वो मार्केटेबल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो वो अगर जो बीच का मिलिंग प्रोसेस है, अगर पैडी नॉर्मली मार्केट में बिक सकता है, कोई दिक्कत नहीं है कि मार्केट में बिक रहा है, तो फिर आपको जो नेक्स्ट प्रोसेस कर रहे हो वो एग्रीकल्चर नहीं होगा। लेकिन अगर वो प्रोसेस जो है वो क्या बोलते हैं मैंडेटरी है प्रोडक्ट को मार्केट फिट बनाने के लिए, तो उस केस में क्या बोलते हैं उसको मार्केट, तो फिर वो एग्रीकल्चर प्रोसेस, मतलब वो इनकम जो है एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी। ठीक है, अब थर्ड वाला क्या बोलता है, सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कि आपने क्या किया है सर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को क्या किया है, सेल किया है, तो सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, क्या आपको कोई भी क्रॉप है आपने उसको बेचा, दैट इज योर सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो दैट इज व्हाट योर सेकंड पॉइंट, दैट इज इनकम कनेक्टेड विद द लैंड। ठीक है, अब थर्ड क्या बोलता है, इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग, कि अगर आपको फार्म की कोई बिल्डिंग है, जैसे कि आपका एक खेत है, खेत के बाजू में एक घर है, या खेत के अंदर ही, मतलब खेत के बाजू में नहीं, खेत के अंदर एक घर है, अब उस घर को या तो आप एज अ स्टोर हाउस यूज करते हो या ड्वेलिंग हाउस यूज कर लेते हो, या तो आपने दो बंदे रखे हुए हैं खेत को मैनेज करने के लिए, वो उस घर पे रहते हैं। ठीक है, तो अब आपको उस घर से कोई इनकम हो रही है, तो क्या वो एग्रीकल्चर होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो बिल्कुल एग्रीकल्चर होगी, बट उसमें दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? तो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो बिल्डिंग है वो इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द वेसल होना चाहिए, मतलब कि जो आपका लैंड का, जो आपका खेत का एरिया है उसके अंदर ही बिल्डिंग उसके अंदर होनी चाहिए। और दूसरा क्या बोलता है, दूसरा बोलता है यूज्ड फॉर ड्वेलिंग हाउस और स्टोर हाउस ड्यू टू कनेक्शन विद द लैंड, या तो मैं उसको एज अ ड्वेलिंग हाउस या स्टोर हाउस को यूज कर रहा हूँ, तो उस केस में भी हो जाएगा। ठीक है, बट फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास फार्म बिल्डिंग है, मैं उसको ऐसे ही रहने के लिए रेंट आउट कर रही हूँ बाहर वालों को, या फिर मैं बिजनेस और प्रोफेशन के लिए बाहर वालों को रेंट आउट कर रही हूँ, नॉट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, एग्रीकल्चर पर्पस नहीं है मेरा, तो उस केस में मेरी इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी, फिर वो मेरी इनकम जो है वो बिजनेस इनकम में चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि लेटिंग आउट ऑफ फार्म बिल्डिंग एज रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी और फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, तो ये एक्सेप्शन है, मतलब ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। ठीक है, तो अभी तक अपन लोगों ने पढ़ा है कि एग्रीकल्चर इनकम जो है उसके तीन पार्ट है। पहले अगर आपको रेंट और रेवेन्यू मिल रहा है लैंड से, लैंड जो है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज की जा रही है, इंडिया में है, तो वो एग्रीकल्चर है। सेकंड बोलते हैं इनकम कनेक्टेड विद द लैंड, तो पहला आपको जो एग्रीकल्चर ऑपरेशन है उससे पैसा कमा रहे हो, द प्रोसेस मैंडेटरी टू मेक दी प्रोडक्ट मार्केट फिट, तो वो प्रोसेस से पैसा आ रहा है, सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उससे पैसा आ रहा है, तो ये भी तीनों क्या है, एग्रीकल्चर है।
और थर्ड वाला है इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग, कि फार्म बिल्डिंग से अगर आपको इनकम हो रही है तो वो भी एग्रीकल्चर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलते हैं, इनकम फ्रॉम नर्सरी, कि अगर आपको नर्सरी से इनकम हो रही है तो वो भी क्या है, एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है, उसके बाद दो टाइप का यहाँ, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन दी गई है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन दी गई है। क्यों दिया गया है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एमसीक्यू आ जाए आपके एग्जाम में तो आपको इजी होगा ना, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि एग्रीकल्चर का क्या क्या इनकम एग्रीकल्चर होती है, क्या क्या इनकम नॉन एग्रीकल्चर होती है। तो इसको ध्यान से देखना। सबसे पहला बोलता है इनकम फ्रॉम सैपलिंग। ठीक है, सैपलिंग की जो इनकम एग्रीकल्चर है, सीडली ग्रोन इन नर्सरी। ठीक है, नर्सरी में जो इनकम सैपलिंग सीडिंग जो भी करते हो वो क्या है, एग्रीकल्चर है। ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स, रेंट फ्रॉम लैंड फॉर गेजिंग ऑफ कैटल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। ठीक है, आपको किसी लैंड से रेवेन्यू आ रहा है जो कि यूज होती है फॉर गेजिंग ऑफ कैटल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, तो वो भी एग्रीकल्चर है। और ग्रोइंग बैम्बू, बैम्बू भी एग्रीकल्चर है। तो यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं वो सारे क्या है, एग्रीकल्चर है। उसके बाद नॉन एग्रीकल्चर इनकम, नॉन एग्रीकल्चर इनकम क्या बोलता है, इनकम फ्रॉम ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज और डेयरी फार्मिंग। तो ये वाली जो इनकम है, ठीक है, चीज से बटर बनाना, ये सारी चीजें जो है वो क्या है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। तो पहला है ब्रीडिंग लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री फार्मिंग मतलब कि मुर्गी पालन, फिशरी फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग मतलब कि जो दूध उससे रिलेटेड, मतलब गाय वाय का जो आप पालन करते हो वो। ठीक है, उसके बाद ना कुछ केस लॉस दिए गए हैं, और केस लॉस क्या बोलता है कि क्या आप हमको बताओ कि एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। ठीक है, सबसे पहला केस लॉ जो है वो क्या बात करता है, वो बोलता है सर कि अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि एक क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और दूसरा क्या है, ग्रुप ऑफ फार्मर्स है। तो ग्रुप ऑफ फार्मर्स ना सेल करते हैं क्रीम, किसको, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, और कोऑपरेटिव सोसाइटी उस क्रीम से क्या बनाती है, बटर बनाती है। तो अब वो बटर को बेच के इनकम कमा रही है। तो सेल ऑफ बटर एग्रीकल्चर है कि नहीं है, तो सेल ऑफ बटर एग्रीकल्चर नहीं है, क्योंकि उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है लैंड से। ठीक है, तो वो कोई भी क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर इनकम नहीं। सेकेंड ये है क्या बोलते हैं, एक बंदा जिसका नाम है मिस्टर एक्स, जो कि मैनेजिंग एजेंट है किसका, एक्स लिमिटेड का। तो एजेंट है तो किसका एजेंट होगा, कमीशन की, कुछ बेचता होगा उसके बदले उसको कमीशन मिलता होगा। जी हाँ बिल्कुल, तो उसको कमीशन मिलता है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ एक्स लिमिटेड। ठीक है, कि जो एक्स को पे किया जाता है 10% ऑफ कमीशन, ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट कमीशन पे किया जाता है। ठीक है, किसका, एक्स लिमिटेड का। अब एक्स लिमिटेड के ना 40% इनकम जो है वो एग्रीकल्चर इनकम है और 60% इनकम जो है वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। तो जो कमीशन एक्स को मिल रहा है वो ये पूछना चाह रहा है कि वो पूरा का पूरा नॉन एग्रीकल्चर है, कि उसमें भी हम 40-60 करेंगे कि एग्रीकल्चर है कि नॉन एग्रीकल्चर है। तो पहली बात तो पूरा का पूरा नॉन एग्रीकल्चर है, क्योंकि वो इनडायरेक्ट इनकम कनेक्टेड टू एग्रीकल्चर है। अगर डायरेक्टली मेरे को एग्रीकल्चर से इनकम होती तो ही वो एग्रीकल्चर है, इनडायरेक्ट कनेक्शन अगर मेरा एग्रीकल्चर से है तो वो एग्रीकल्चर नहीं है। कई बार क्वेश्चन में आता है कि मिस्टर एक्स को सैलरी मिल रही कंपनी से, कंपनी की सारी इनकम एग्रीकल्चर है, तो क्या वो एग्रीकल्चर में आएगा कि नहीं आएगा, तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 3 क्या बात करता है कि यहाँ पर है मिस्टर वाई, जो कि ओन करता है 100 एकर्स ऑफ लैंड। ठीक है, वाई जो है वो 100 एकर्स ऑफ लैंड ओन करता है। अब पार्ट ऑफ लैंड इज यूज फॉर पास्चर ऑफ काउस, कि पार्ट मतलब कि 100 एकड़ में से फॉर एग्जांपल मान लो 20 एकड़ जो है वो पास्चर ऑफ काउस के लिए यूज किया जाता है। लैंड इज प्योरली मेंटेन फॉर मैन्योरिंग द अदर, फॉर मैन्योरिंग एंड अदर पर्पस कनेक्टेड विद द एग्रीकल्चर। पहला तो मैन्योरिंग के लिए और अदर कनेक्टेड अदर पर्पस जो एग्रीकल्चर के लिए उसके लिए यूज की जा रही है। Only surplus needs after satisfying the assessee is sold in the market। बोल रहे कि दूध जो जितना सेसी को लगता है मिस्टर वाई को वो उतना वहां चले जाता है, एग्रीकल्चर में चल जाता है, बाकी जो बचा हुआ है वो मार्केट में बेच देते हैं। तो सेल ऑफ मिल्क एग्रीकल्चर है कि नहीं है, सेल ऑफ मिल्क एग्रीकल्चर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि आपका एक क्या बोलते हैं बिजनेस है जहां पर आप इसको बड़े फॉर्म में कर रहे हो। सेल ऑफ मिल्क आपका एक बिग वॉल्यूम में हो रहा है, आपका रेगुलर बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि आपकी मेन जो है वो खेती है
और आप 2-4% का दूध जो गाय आपको क्या बोलते हैं यूज कर रहे हो उसमें से दूध आ रहा है और फिर उसको आप सेल करके छोटी मोटी इनकम कमा रहे हो, नहीं। यहाँ पे दिख रहा है कि आपका एक बड़ा सा काम है एग्रीकल्चर का, तो इसलिए वो एग्रीकल्चर बड़ा सा काम है मिल्क बिजनेस का, तो इसलिए वो इनकम एग्रीकल्चर है। और पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है, सेल ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज ऑफ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ। ऐसे पेड़ पौधे नहीं होते कांटे वाले जो ऑटोमेटिक उग जाते हैं, जिनको उगाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो क्या वो एग्रीकल्चर है? नहीं, वो नॉन एग्रीकल्चर है। ठीक है। उसके बाद आपको टी कॉफी रबर बिजनेस की, अगर आप टी कॉफी या रबर बिजनेस में है तो आपके लिए पूरी की पूरी इनकम जो है वो एग्रीकल्चर नहीं है। आपकी कुछ इनकम जो है वो एग्रीकल्चर होगी और कुछ इनकम जो है वो नॉन एग्रीकल्चर, मतलब कुछ पोर्शन ऑफ इनकम ही एग्रीकल्चर। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, कि अगर आप ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी में इन्वॉल्व है तो 60% एग्रीकल्चर है, 40% बिजनेस है। अगर आप ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी में इन्वॉल्व है, तो अगर आप सिर्फ बेसिक ऑपरेशन करते हो, ग्रोन और कर्ड करते हो, तो आपका 75 एग्रीकल्चर और 25 जो है वो बिजनेस इनकम। ठीक है। और अगर आप ग्रोन कर्ड रोस्टेड और ग्राउंडेड, अगर आप ग्रोन कर्ड रोस्टेड और ग्राउंडेड करते हो, मतलब कि यहाँ पर आप ज्यादा उसको प्रोसेस कर रहे हो, तो एग्रीकल्चर कम हो जाएगा, बिजनेस बढ़ जाएगा, तो उस केस में वो 60-40 हो जाएगा, जो कि इक्वल टू टी है। तो मतलब आप कॉफी को ज्यादा प्रोसेस करोगे तो वो क्या बन जाएगी? टी बन जाएगी। ठीक है। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी। उसके बाद इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर, कि अगर आप ग्रोइंग कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो किसकी? रबर की, तो उस केस में कितना होगा? 65% और 35%। ठीक है। कि रबर के केस में कितना है? 65 और 35। टी के केस में कितना है? 60-40। कॉफी के केस में बेसिक ऑपरेशन है ग्रोन और कट 75-25, ग्रोन कट रोस्टेड ग्राउंडेड 60 और 40, और इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर दैट इज 65 एंड 35। ठीक है। बट अब इसको एग्रीकल्चर क्लेम करने के लिए आपकी कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है। क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी? दी अबव प्लांटेशन शुड बी डन इन इंडिया, कि आपको इंडिया में ही करना है, इंडिया के बाहर करोगे तो ये आपको एग्रीकल्चर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और पहले आप पूरी पीजीबीपी की इनकम नेट प्रॉफिट निकाल लोगे, और नेट प्रॉफिट निकालने के बाद फिर आप इसका बाइफर्केशन करोगे कि 60-40 या जो भी रेशियोज दिए गए वो। बाइफर्केशन लॉस में भी होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट में होगा। ठीक है। तो ये जो आपका छोटा सा टॉपिक था, स्पेशल रूल्स फॉर टी कॉफी रबर बिजनेस इन इंडिया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन इन केस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। यहाँ पर क्या हो रहा है? पार्शियल इंटीग्रेशन हो रहा है किसके केस में? एग्रीकल्चर इनकम के केस में। तो ये कैसे होता है, क्या होता है? तो अगर जिनको आता है उनके लिए एक बार मैं रीड कर देती हूँ, और बाकी जो लोग हैं वो कैलकुलेशन समझ लेंगे कि पार्शियल इंटीग्रेशन कब एप्लीकेबल होता है। जब आपकी एग्रीकल्चर इनकम भी है और अदर इनकम भी है। ठीक है, तभी एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इट इज एप्लीकेबल टू केस ऑफ होम इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, एओपी हो, बीओआई हो, या आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, तो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। एग्रीकल्चर इनकम जो है वो क्या है? मोर देन 5,000 है। नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है वो क्या है? मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, कि आपकी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए, और एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 5,000 रुपीज से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। तो आप पहले क्या करते हो? टोटल इनकम लेते हो, एग्रीकल्चर इनकम लेते हो, दोनों को ऐड कर देते हो, और इसको बोलते हो क्या? एग्रीगेट इनकम। फिर आप टैक्स निकालते हो किसके ऊपर? एग्रीगेट इनकम के ऊपर। फिर आप एग्रीकल्चर इनकम जो है उसको माइनस कर देते हो, तो उसके बाद आपका आ जाता है क्या? फाइनल टैक्स पेबल। ठीक है। फॉर्मेट फॉर कंप्यूटिंग टोटल इनकम, क्या आपका क्या फॉर्मेट है टोटल इनकम कंप्यूट करने का? तो क्या फॉर्मेट है? सेल वैल्यू ऑफ टी कॉफी एंड रबर बिजनेस, ये आपका हो गया। उसके बाद एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर बिजनेस, ये आपका जो बिजनेस का एक्सपेंस है उसको माइनस कर दो, तो फिर आपका आ जाएगा ये। उसके बाद जो आपका नॉर्मल बिजनेस आ चुका है, उसके बाद आपको इसका बाइफर्केशन करना है 75% और 25%। तो नॉर्मली जब भी आप टोटल इनकम निकालोगे और आपका टी कॉफी रबर बिजनेस है, तो टी कॉफी रबर के बिजनेस के केस में वो ऐसे कैलकुलेट हो। ठीक है। आई होप आई एम क्लियर।
तो बेटा आपका जो एग्रीकल्चर इनकम है वो पूरा, अब आप इसको इतना कंसेप्चुअली समझ लिया है कि आपको किसी भी तरीके के एमसीक्यू आएंगे, कुछ भी आएंगे एग्जाम में, तो आपकी सारी चीजें जो वो क्लियर क्या हो जाएगी, हो जाएगी। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू आवर क्वेश्चन बैंक। और जैसे कि आपने हमारे क्वेश्चन बैंक में देखा हुआ है कि क्वेश्चन जो है वो बाइफरकेटेड है। ठीक है, तो जो सबसे पहला है आपका 1.1, वो बहुत ही सिंपल वाला जो पोर्शन होता है ना, एग्रीकल्चर बताना है कि बाइफरकेट करना है कि कितना बिजनेस है और कितना एग्रीकल्चर है, बेसिकली टी कॉफी रबर वाला थोड़ा बहुत, तो वो जो है वो इसमें कवर होता है। ठीक है, आपको इसको बाइफरकेट करना है। सेकंड है आपका कंप्यूटेशन ऑफ नेट एग्रीकल्चर इनकम, कि आपको सब इनकम दी होगी, खर्चे दी होगी, माइनस करके नेट इनकम निकालनी है, वो भी बहुत ईजी है। थर्ड है आपका पार्शियल इंटीग्रेशन। पार्शियल इंटीग्रेशन में आपको टैक्स लायबिलिटी निकालनी होती है, टोटल टैक्स, फिर उसमें से माइनस करते हैं अपन एग्रीकल्चर का टैक्स, और फिर नेट जो टैक्स निकालते हैं दैट इज योर ये। और फोर्थ मिसलेनियस है आपका थ्योरी एंड ऑल वाला। ठीक है, अब सबसे पहले आपका आता है बाइफरकेशन ऑफ बिजनेस और एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, कि बाइफरकेट करना है आपको बिजनेस इनकम या फिर एग्रीकल्चर इनकम के में। तो इसमें हम सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या बात करता है ये, मिस कविता अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब भाई ये आर है, तो पूरे वर्ल्ड की इनकम जो है उसकी इंडिया में टैक्सेबल होगी। हैज डिराइव्ड द फॉलोइंग इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। पहला क्या बोलता है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स प्रोसेस रबर प्लांट्स ग्रोन इन दार्जिलिंग, इंडिया में ग्रो हुआ है। रेट कितना लगेगा, तो आपका आएगा 65 35। 65 एग्रीकल्चर, ज्यादा वाला एग्रीकल्चर है, कम वाला जो है वो बिजनेस है। ठीक है, सेकंड, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड इन योरड तमिलनाडु, इरोड तमिलनाडु, और 2 लाख रुपए। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक ऑपरेशन जो है वो कैरी ऑन किए गए हैं, तो इसीलिए ये वाला हो जाएगा कितना, 75:25, 75 एग्रीकल्चर और बचा बैलेंस बिजनेस। सेल ऑफ इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन कर्ड रोस्टेड ग्राउंडेड इन कोलंबो, सेल कंसिडरेशन वाज रिसीव्ड इन चेन्नई। तो पहली बात तो ये इंडिया के बाहर हुआ, तो ये क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल, इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड इन शिमला दैट इज ₹10 लाख। ठीक है, कि अगर ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर हुआ है कहाँ पर, शिमला में, तो यहाँ पर सेल टी है तो कितना आ जाएगा, 60 और 40। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सैपलिंग एंड सीडलिंग ग्रोन इन नर्सरी एट कोचिन, बेसिक ऑपरेशन वर नॉट कैरिड आउट बाय हर ऑन लैंड। नर्सरी में अगर आप लैंड में ऑपरेशन कैरी आउट नहीं भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, एग्जाम, इसमें कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। You are required to compute business income and agriculture income of Miss Kavita for the assessment year what 25-26, कि 25-26 के लिए आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, नाउ आई हैव टू कम टू माय आंसर। अब मैंने पढ़ाया है क्या, एग्रीकल्चर इनकम। उसमें है मेरा इलस्ट्रेशन नंबर 2, पेज नंबर है मेरा 3। क्वेश्चन में बोलता है क्या, कंप्यूट करना है बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम। तो यहाँ पर हम अपन लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम ऑफ मिस कविता फॉर असेसमेंट ईयर 25-26।
पहले आपका हमने बिजनेस पोर्शन रखा है, उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम का पोर्शन रखा है। सबसे पहला क्या बोलते हैं, इनकम फ्रॉम गोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर इन इंडिया। रेशो क्या था हमारा, बिल्कुल उल्टा लिख देते हैं, 35:65। तो यहाँ पर आ जाएगा 35,000 और यहाँ पर आ जाएगा 65,000। उसके बाद इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड करिंग कॉफी इन इंडिया। तो इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड करिंग करिंग कॉफी इन इंडिया। रेशो आ जाएगा आपका 25:75%। यहाँ पर आपका आ जाएगा 50,000 और यहाँ पर आ जाएगा 1,50,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड प्रोसेसिंग कॉफी आउट ऑफ इंडिया। आउट ऑफ इंडिया, क्या इंडिया के अंदर है? नहीं। कहाँ पर? श्रीलंका में है। ये तो ये पूरा का पूरा बिजनेस हो जाएगा। तो 5 लाख रुपए पूरा का पूरा किस में आ जाएगा? बिजनेस में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग व्हाट? टी। तो इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी। तो टी का रेशो कितना होता है? टी का रेशो होता है 60-40। तो आपने यहाँ पे ले लिया है कितना? 60 और 40। तो आपका अमाउंट आ जाएगा 4 लाख रुपीज और 6 लाख रुपीज। उसके बाद है इनकम फ्रॉम नर्सरी। नर्सरी की इनकम ऐसे भी आपको पता है एग्जाम्प्ट होती है, मतलब क्या आएगी इधर? 2 लाख रुपीज। ठीक है, अब नोट लिखना पड़ेगा आपको, हर सवाल में नोट लिखना ही है। तो जैसे कि हम एक लिखेंगे कहाँ पर, यहाँ पर, कि इंडिया के बाहर की इनकम नहीं, और दूसरा नर्सरी की इनकम पे अपन लिखेंगे। ठीक है, अब अपन कर देंगे टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा टोटल। तो आपकी बिजनेस इनकम का टोटल है 9,85,000 और इसका टोटल है आपका 10,15,000। ठीक है, अब ये लिख लिए, ये तो बहुत इजी है, इसको सॉल्व कर लिया है, देखो कितना नीटली सॉल्व किया है। अब उसके बाद यहाँ पर हम ये वाले में नोट लिखेंगे कि अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड जो है वो इंडिया के बाहर सिचुएटेड है, आपने एग्रीकल्चर इंडिया के बाहर किया है, तो वो इंडिया में एग्जाम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इनकम फ्रॉम, पहले यहाँ पे आएगा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट, इनकम फ्रॉम अ लैंड situated outside India is not agriculture income। सेकेंड क्या लिखेंगे?
इनकम फ्रॉम sapling and seedling grown in nursery is an agriculture income even if no basic operation has been carried out। कि कोई बेसिक ऑपरेशन कैरी आउट नहीं हुआ है उसके बाद भी जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसलिए करा रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आंसर आने के चांसेस जो है वो ज्यादा है, तो इसलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोलता है, मिस्टर कमल ग्रोस पैडी एंड यूजेस द सेम फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ राइस। ठीक है, तो कमल जो है वो क्या करता है, ग्रो करता है पैडी और उसको फिर प्रोसेस करता है किसके लिए, राइस बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ राइस के लिए इन दी ओन राइस मिल आपकी खुद के, उसमें वो प्रोसेस करता है। द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ 40% पैडी प्रोड्यूस इज 7 लाख। 7 लाख का जो क्या बोलते हैं, 7 लाख का कॉस्ट है 40% ऑफ द पैडी का, विच इज सोल्ड फॉर हाउ मच, 15 लाख। तो एक चीज ध्यान रखना कि जो रॉ पैडी है वो भी तो बिक रहा है ना, सेल हो रहा है मार्केट में, तो इसके बाद का कोई भी ऑपरेशन जो है वो क्या एग्रीकल्चर होगा, नहीं। रॉ पैडी जो हमारा है वो क्या बोलते हैं 40% है, जो कि इसका कॉस्ट कितना है, 7 लाख। 7 लाख में मैंने उसको उगाया है और मैं सेल करती हूँ कितने में, 15 लाख में। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ बैलेंस 60% पैडी, कि जो मेरा 60% ऑफ द बैलेंस पैडी है जिसका कॉस्ट कितना है बेटा, 12 लाख रुपए, तो जिसका कॉस्ट है 12 लाख रुपीज and the market value of such paddy is what 24 लाख। तो इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, इसकी मार्केट वैल्यू 24 लाख। तो पैडी जहां तक बिक रहा है वो क्या रहेगा, एग्रीकल्चर रहेगा। अब जब मुझे इसको कन्वर्ट करना है, किसमें, राइस में कन्वर्ट करना है, तो मैं राइस में कन्वर्ट करने के लिए 2 लाख रुपए खर्चा और कर रही हूँ, तो उसका जो सेल वैल्यू है राइस का वो कितना है, 30 लाख रुपए। तो इन दोनों के जो बीच का इनकम है वो क्या होगा, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। कि जो पैडी की मार्केट वैल्यू है वहां से जो राइस का जो इनकम होगा वो नॉन एग्रीकल्चर होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, कंप्यूट बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम ऑफ मिस्टर कमल, कि आपको कमल की बिजनेस इनकम और एग्रीकल्चर इनकम दोनों निकालनी है। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पर, सबसे पहले आप लिखोगे क्या, इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन नंबर 3, पेज नंबर क्या है सर, 3। कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। बिजनेस इनकम और एग्रीकल्चर इनकम किसके लिए, असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। ठीक है, यहाँ पे अपन मैं 2 अमाउंट के कॉलम बनाऊंगी, एक बनाऊंगी फाइनल आंसर के लिए और एक बनाऊंगी इनर के लिए। तो यहाँ पर ये और यहाँ पर अब, और ये पहला वाला जो है वो क्या है, पर्टिकुलर। तो यहाँ पर आप देख लो, बिजनेस इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, असेसमेंट ईयर 25-26।
अब सबसे पहले क्या बोलते हैं, अपन पहले निकालेंगे क्या, एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम मैंने हेडिंग डाल दी है। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं लिखूंगी सेल वैल्यू ऑफ पैडी, सेल वैल्यू ऑफ पैडी, जो कि कितना था 40% की बात चल रही है, उसका सेल वैल्यू था कितना 15 लाख, माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, कि कल्टीवेशन का जो कॉस्ट है सर वो कितना है 7 लाख है, तो 15 लाख माइनस 7 लाख आपका कितना हो गया 8 लाख, तो यहाँ पर मैं ले लूंगी कितना 8 लाख। ठीक है, उसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ पैडी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ राइस, इसको यहाँ पर माइनस कर दिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका 60% जो पैडी बचा है उसकी बात कर रहे हैं, तो मार्केट वैल्यू ऑफ पैडी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ राइस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना है 24 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, ये 60% की बात की जा रही है। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है इसका वो कितना है 12 लाख, तो यहाँ पर कितना है 12 लाख। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसकी, बिजनेस इनकम। तो बिजनेस इनकम कहाँ से आएगी, तो जो हमारा सेल ऑफ राइस है उससे आएगा, तो सेल ऑफ राइस जो 60% वाली वैल्यू है उसकी बात चल रही है, वो कितनी है बेटा 30 लाख, माइनस कॉस्ट ऑफ पैडी। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ पैडी, तो जो भी आपका कॉस्ट ऑफ पैडी है मार्क्ड मार्केट वैल्यू ऑफ पैडी टेकन फॉर एग्रीकल्चर इनकम, कितना लिया 24 लाख, क्योंकि 24 लाख तक का एग्जामेशन वहां पर दे चुके हैं, ये हो गया। माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी दी हुई क्वेश्चन में 2 लाख रुपए, माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो मेरा फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा कितना सर 4 लाख रुपए। ठीक है, तो ये मेरा, ये तो यहाँ पर मेरी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो टोटल में कितनी हुई है 12 लाख प्लस 8 लाख 20 लाख, ये मेरी एग्रीकल्चर इनकम है। और जो मेरी बिजनेस इनकम है वो टोटल में कितनी हुई है 4 लाख। आई होप आई एम क्लियर। बिजनेस इनकम और एग्रीकल्चर इनकम ये आपको निकालना। ठीक है, तो आपका ये वाला जो पोर्शन है बाइफरकेशन ऑफ बिजनेस इनकम और एग्रीकल्चर इनकम, ये जो है वो यहाँ पर आपका खत्म होना चाहिए। मैंने आपको कैलकुलेशन वाइज जो है वो सारी चीजें बता दी, कॉन्सेप्ट वाइज सारी चीजें बता दी, और एक जो क्वेश्चन है एक्स्ट्रा वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरा एक क्वेश्चन है जिसका नाम है ये क्वेश्चन नंबर 4, इलस्ट्रेशन 4। इसमें क्या है कंप्यूटेशन ऑफ नेट एग्रीकल्चर इनकम। इसमें क्या होता है यूजुअली बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, आपको सेल वैल्यू दी होती है, अदर एक्सपेंसेस दिए होते हैं, माइनस करके पहले पीजीबी निकालते हो, उसके बाद फिर टी कॉफी का जो रेशो रहता है उसको बाइफरकेट करके आप फाइनल आंसर निकाल देते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, मिस्टर तानसिंह
is engaged in composite business of growing and currying and further processing of coffee in Coorg, कर्नाटक। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ लिखा है ग्रोइंग एंड करिंग, क्या लिखा है कि आपका रोस्टेड और ग्राउंडेड ये सब लिखा हुआ है? नहीं। तो वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ कितना लोगे बेटा? 75 इंटू 25, मतलब 75:25 का रेशो जो है वो लेने वाले हो। दी होल ऑफ कॉफी ग्रोन इन प्लांटेशन इज कर्ड। ठीक है, अब the relevant information pertaining to year ended 31 मार्च 2025 आर गिवन बिलो। ये आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो नीचे दी गई है। क्या बोलता है? WDV ऑफ कार एज ऑन 1/4/2024 इज हाउ मच बेटा? 3 लाख। WDV ऑफ मशीनरी ऑन 31 मार्च 2024, तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस इस साल का क्या है? ओपनिंग बैलेंस है, तो वो कितना है? 15% रेट। ठीक है, और कितना है वैल्यू? 15 लाख रुपीज। एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ग्रोइंग कॉफी, कितना खर्चा लगा है? 3,10,000। एक्सपेंसेस फॉर करिंग कॉफी कितना लगा है? 3 लाख रुपए। सेल वैल्यू ऑफ कर्ड कॉफी इज हाउ मच? कितना? 22 लाख रुपए। ठीक है, नेक्स्ट, बिसाइड बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशन, एग्रीकल्चर के अलावा भी आपकी जो कार है वो पर्सनल पर्पस के लिए यूज होती है, और जो डिसअलाउंस है पर्सनल पर्पस का वो कितना है? 20%। तो कार का जो डेप्रिसिएशन है वो अपन सिर्फ 80% ही अलाउ करेंगे, 20% जो है वो डिसअलाउ कर देंगे। द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ कार इज 50,000, तो इसका भी अपन 80%, तो 50,000 का 80% होता है 40,000। तो यहाँ पर आपका कितना अलाउ होगा? 40,000 ही अलाउ होगा। द मशीन वर यूज्ड in coffee curing operation, compute the income arising from above activities for the assessment year 25-26, show the WDV of asset as on 31 मार्च 2025। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ा करो, क्या क्या चीजें पूछी गई है। कई बार होते हैं हमको आता सब कुछ है बट हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से आंसर नहीं कर पाते। ठीक है, तो दो चीजें पूछी गई है, एक तो पूछा गया है कि इनकम बताना है अबव एक्टिविटी से, दूसरा पूछा गया है WDV ऑफ द एसेट एज ऑन 31 मार्च 2025 कि 31 मार्च 2025 को मेरी WDV जो है वो क्या। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है वो आपको पूछी गई। तो अपन आ जाएंगे किसमें? इलस्ट्रेशन में। अरे यार, क्या हो चुका? चल ठीक। इलस्ट्रेशन जो है वो कौन सा है? 4। पेज नंबर क्या है मेरा? 3। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर डांसिंग फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। ठीक है, अब आप क्या करोगे? या तो आप फॉर्मेट बनाओगे या आप डायरेक्टली भी लिखना शुरू कर सकते। सबसे पहला क्या है आपका? सेल वैल्यू ऑफ कर्ड कॉफी। सेल वैल्यू कितनी है आपकी? 22 लाख। नेक्स्ट, लेस आपके क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ग्रोइंग कॉफी, एक्सपेंसेस incurred for growing कॉफी। कितना एक्सपेंस इनकर हुआ है बेटा? 3,10,000, ये माइनस होगा। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर करिंग कॉफी, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर करिंग कॉफी 3 लाख रुपए।
उसके बाद रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ कार, रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ कार, वो है आपका 50,000 इंटू 80% इज इक्वल्स टू हाउ मच, योर 40,000 रुपीज। ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन कार की डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना आ गया आपका 2,25,000। कैसे आया 2,25,000? तो कुछ नहीं, आपका 15 लाख का आप सीधा सीधा कितना कर दोगे 15%, तो 15 लाख रुपीज आपकी WDV थी इंटू 15% इज इक्वल्स टू हाउ मच, योर 2,25,000। ठीक है। अब डेप्रिसिएशन ऑन कार, कार का डेप्रिसिएशन कितना है? तो 3 लाख रुपए मेरी WDV थी इंटू 15% इंटू 80% इज इक्वल्स टू हाउ मच, 36,000। तो यहाँ पर मैं कितना लिख दूंगी 36। तो क्या क्या हो गया है? ग्रोइंग करिंग हो गया है, ग्रोइंग कॉफी करिंग कॉफी, रनिंग मेंटेनेंस हो चुका है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन हो गया, डेप्रिसिएशन ऑन कार हो गया, और कुछ बचा है रनिंग मेंटेनेंस करिंग वरिंग सब हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो इनकम है, इनकम फ्रॉम कॉफी बिजनेस, तो यहाँ पर आपका इनकम फ्रॉम कॉफी बिजनेस बिफोर डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन is equals to 12,89,000, 12,89,000। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर, इसमें एग्रीकल्चर का रेशो कितना होगा 75% और बिजनेस इनकम का रेशो होगा कितना 25%। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 12,89,000 का 75% आ जाता है 9,66,750, और दूसरा है 3,22,250। ठीक है, ये हो गया। तो ये मेरी आ गई कि एग्रीकल्चर इनकम कितनी है और बिजनेस इनकम कितनी है। अब मेरे को निकालना है क्या WDV, तो यहाँ पर मैं निकालूंगी क्या, कंप्यूटेशन ऑफ WDV ऑफ एसेट एज ऑन 31 मार्च 2025। ठीक है। 31 मार्च 2025 को WDV क्या रहेगी, तो कार की निकालेंगे, यहाँ पे कार की कर देते हैं और यहाँ पर कर देते हैं किसकी, मशीन की। ये कार है और ये मशीन है। उससे पहले ओपनिंग WDV, ओपनिंग WDV, ओपनिंग WDV यहाँ पर कार की कितनी है 3 लाख, मशीन की कितनी है 15 लाख, माइनस डेप्रिसिएशन फॉर प्रीवियस ईयर, कि प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन जो है वो सर कितना होने वाला है, तो उस केस में अपन लिखेंगे कि प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन आपका आ जाएगा 3 लाख का 15%, और उसका अपन कर देंगे कितना 80%। ये किसकी बात चल रही है, कार की बात चल रही है, तो उसका 80% आ जाएगा कितना 36,000।
और मशीन की अगर मैं बात करूं तो 15 लाख इंटू 15% डायरेक्टली, ये बात चल रही मशीन की। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 2,25,000 माइनस कर दोगे यहाँ पर और यहाँ पर क्लोजिंग WDV ऑन 31 मार्च 2025 इज हाउ मच? 3,36,000, 3,36,000 क्या, 2,64,000 और 12,75,000 2,64,000 और 12,75,000। ठीक है, ये जो है आपका वो है। ये आपने निकाल ली WDV और ये आपने निकाल ली क्या, आई होप आई एम क्लियर। ये जो नोट्स है आपको वो PDF टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं किसमें, इसमें तो जो ये है आपका कंप्यूटेशनल नेट एग्रीकल्चर इनकम, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दो ही क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन बिल्कुल 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 सेम है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब है आपका क्या, पार्शियल इंटीग्रेशन। तो पार्शियल इंटीग्रेशन में आपको पता है कि पहली बात तो ये इंडिविजुअल HF के लिए वो सब तो ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम जब किससे ज्यादा होनी चाहिए, 5,000 से ज्यादा, और आपकी जो अदर इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपको सिखा रही हूँ एग्जाम्पल से। तो ये जो आपका है टोटल इनकम और एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, तो आ जाते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम क्या है, पार्शियल इंटीग्रेशन। जिसमें आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम जो है, पहले अपन लिखते हैं किसके बारे में, टोटल इनकम के बारे में। टोटल इनकम जो है वो है कितनी, 10 लाख। और आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है, और एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि जो एग्जेम्प्ट इनकम होती है वो कभी भी टोटल इनकम में इंक्लूडेड नहीं होती। मतलब एग्रीकल्चर इनकम अलग से है, कितनी, 2,50,000। तो 2,50,000 5,000 से ज्यादा है और ये भी किससे ज्यादा है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है। तो अब मैं इन दोनों को टोटल कर रही हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, एग्रीगेट इनकम। एग्रीगेट इनकम यहाँ आ गया ना, तो यहाँ पर इन दोनों का टोटल हो जाएगा 12,50,000। कितना आ जाएगा, 12,50,000। अब मेरे को क्या करना है सर, टैक्स निकालना है। अभी जो मैं कर रही हूँ किसके साथ चल रही हूँ, ऑप्शनल के हिसाब से। ऑप्शनल टैक्स रिजीम चल रहा है और मैं एज भी जो है वो ले रही हूँ नॉन सीनियर सिटीजन, मतलब फर्स्ट कैटेगरी। नॉन सीनियर सिटीजन लिया है मैंने, मतलब ये फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करता है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख। ठीक है, अब टैक्स जो है मेरे को निकालना है 12,50,000 के ऊपर। तो 12,50,000 में से 10 लाख का टैक्स मेरे को ऑलरेडी पता है, इंटू 2.5 लाख 0.3 प्लस 1,12,500, 1,87,500। टैक्स आ गया 1,87,500। ये 12,50,000 का टैक्स है। माइनस करना है क्या, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। कि एग्रीकल्चर इनकम का जो टैक्स है ना वो माइनस करते हैं। तो एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स निकालते कैसे हैं, निकालते हैं टैक्स ऑन, आपको टैक्स निकालना है किसके ऊपर निकालना है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर टैक्स निकालना है, प्लस आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है उसके ऊपर टैक्स निकालना है। ठीक है, आपको टैक्स निकालना है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर और एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टैक्स ऑन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की वैल्यू कितनी है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की वैल्यू आपकी 2,50,000 और एग्रीकल्चर इनकम का कितना है, वापस से 2,50,000।
आपको टैक्स किसके ऊपर निकालना है? 5 लाख के ऊपर। तो 5 लाख का टैक्स कितना है? 12,500। तो यहाँ पर टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम कितना आ गया? 12,500 माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 187,500 माइनस 12,500 इज इक्वल्स टू 1,75,000। 1,75,000 ठीक है। 1,75,000 आ गया। प्लस आपको प्लस करना है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ हाउ मच? 4%। तो यहाँ पर आपका 4% हो जाएगा इंटू 4%, 7,000। 7,000 रुपीज आप ऐड कर दोगे। टोटल टैक्स लायबिलिटी इज इक्वल टू 175 प्लस 7, 1,82,000। तो आपका आ जाएगा 1,80,000। आई होप आई एम क्लियर। यस, आई थिंक आई एम वेरी क्लियर। और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये सारी चीजें जो है वो आ चुकी है। तो ये आपका हो गया क्या? पार्शियल इंटीग्रेशन। ठीक है। अब पार्शियल इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देती हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसे तो आएगा नहीं कि अगर अ, साथ में आपको क्या बोलते हैं रिबेट आ जाती है अंडर सेक्शन 87A, तो आप उसको कैसे डील करोगे? वो सारी चीजें। अगर आपकी टोटल इनकम 4,80,000 है तो आपको रिबेट मिल सकती है। और आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो है 10 लाख। ठीक है। तो आपकी जो एग्रीगेट इनकम हो गई वो कितनी हो गई? 14,80,000। अगर मैं टैक्स निकालूं एग्रीगेट इनकम के ऊपर तो मेरा टैक्स कितना है? 4,80,000 इंटू 0.3 प्लस 1,12,500। टोटल टैक्स आ जाएगा मेरा 2,56,000, 2,56,500। इतने का मेरा टैक्स आ गया। टोटल टैक्स आ गया 2,56,500 का। अब मेरे को क्या करना है? अब मैं माइनस करूंगी माइनस टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। टैक्स ऑन एग्रीकल्चर में अपन कैसे निकालते हैं? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है आपकी? 2.5 लाख। प्लस मेरा जो एग्रीकल्चर इनकम है वो कितना है? 10 लाख। दोनों का टोटल कितना हो गया? 12,50,000। तो 12,50,000 के ऊपर मेरे को टैक्स निकालना है। तो 2.5 लाख इंटू 0.3 प्लस 1,12,500 इज इक्वल टू 1,87,500। तो यहाँ पर मेरा आ गया है 1,87,500 का टैक्स। ये मैं माइनस कर दिया 1,87,500। तो मेरा माइनस 256,500 इज इक्वल टू 69,000। और 4%। ठीक है। लेकिन इससे पहले आपका क्या देखोगे? आप रिबेट। तो आप इससे पहले देखोगे क्या? माइनस रिबेट अंडर सेक्शन 87। रिबेट क्यों देख रही हूँ मैम? क्योंकि रिबेट एप्लीकेबल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि मेरी टोटल इनकम जो है वो 5 लाख तक है, बिल्कुल 4,80,000 है। और मैं रेसिडेंट इंडिविजुअल हूँ, बिल्कुल हूँ। तो रिबेट कितना मिलता है आपको? 100% ऑफ टैक्स, दैट इज व्हाट, माय 69,000। और रिबेट का अमाउंट कितना है? 12,500, विच एवर इज लोअर। कितना हो गया मेरा? 12,500। तो मेरा आ गया टैक्स 69,000 माइनस 12,500। मेरा आंसर आ गया कितना? 56,500 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। तो इंटू 4% हो गया 2260 प्लस इक्वल्स टू आंसर आ गया 58,760। दैट इज माय टोटल टैक्स
लाइबिलिटी, ये टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो है 58,760। आई होप इट इज क्लियर। तो अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, जो मिसलेनियस में एक थ्योरी क्वेश्चन है बस वो आपको पढ़ना है। बाकी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस सारे तरीकों से कि आपको कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे एमसीक्यू आए चाहे आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आए, आपका एग्रीकल्चर इनकम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज share and comment down below the video, and do join our Telegram channel and continue with us. Thank you.